मुझे दोपहर में सोने की आदत थी, लेकिन अब बहुत दिनों से ये आदत ही खत्म हो गई है, क्योंकि दोपहर के वक्त मेरे घर के आंगन में शोर होता रहता है। ये शोर उन बच्चे बच्चियों का है जो दोपहर के वक्त मुझसे पढ़ने के लिए आते हैं। मैं उन सब को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और उनका शोर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मेरी जिंदगी ऐसी ही रही है। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ शोर ही रहा है। अंदर का शोर, बाहर का शोर। मैं उस वक्त खुद शोर मचाती रहती थी जब मेरी शादी तय कर दी गई थी। मैं उस वक्त सिर्फ 14 बरस की थी। ये भी क्या उम्र होती है, शोर करने की, खेलने की, कूदने की, अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करने की। ये और बात है कि मैं उन सब शरारत के बावजूद पढ़ाई में बहुत तेज थी। पहली क्लास से लेकर छठी क्लास तक अव्वल आती रही। पूरे खानदान में मेरी मिसाल दी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुझे घर के दूसरे काम भी आते थे। माँ के साथ मिलकर रोटियां और दाल बना लिया करती थी। पिताजी के लिए चाय बना देती थी। घर की सफाई भी मैं ही किया करती थी। इन सब के साथ मैं खूब खेलती थी और शरारतें भी दिल खोलकर करती थी। मेरी सूरत शक्ल भी अच्छी खासी थी। हर कोई मुझे देखने के बाद मुझे पसंद करने लगता था। एक दिन मैं छत से पतंग उड़ाकर नीचे आई थी कि माँ ने मुझे आवाज देकर अपने पास बुला लिया। वो बहुत गौर से मेरी तरफ देख रही थी। क्या बात है माँ, इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? माँ ने कहा, अब तू ये खेलकूद बंद कर दे, तेरी शादी की तारीख तय हो गई है। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। हाँ बेटी, राकेश से तेरी शादी तय हो गई है। अगले महीने 13 तारीख को तेरी शादी है। राकेश का नाम सुनकर मुझे और भी हैरत हुई थी। वो मेरे लिए अजनबी नहीं था। किसी कॉलेज में पढ़ता था, मुझसे कई साल बड़ा था, 2-4 बार हमारे घर भी आ चुका था। उसको देखकर मैं एक तरफ हो जाती थी, क्योंकि उससे किसी किस्म का ताल्लुक ही नहीं था। और अब ये सुन रही थी कि राकेश से ही मेरी शादी हो रही है। ये बहुत अजीब सी बात थी। राकेश के घर में उसके माँ बाप और 2 भाइयों के अलावा 2 बहनें भी थी। वो एक छोटा सा ही घर था और उसमें बहुत से लोग रहते थे। पता नहीं मेरे माता पिता ने मेरे लिए उसी घर को क्यों पसंद किया था। मैंने सोचा, नसीब जहाँ पर ले जाए, हमें जाना ही पड़ता है। मुझे याद है कि शादी के दिन मैं माँ से लिपटकर बहुत रोई थी। दरअसल मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। मेरी ससुराल में राकेश के सिवा और किसी ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। वहाँ पढ़ाई करने का रिवाज ही नहीं था। मैं ब्याह कर उस घर में आ गई जहाँ मेरे लिए मुश्किल ही से एक कमरा अलग किया गया था। पूरा घर रिश्तेदारों और मेहमानों से भरा हुआ था। पहली ही रात मेरा दम घुटने लगा था। राकेश अपनी जगह ठीक थे और मुझे उसी दिन पता चला कि उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी है। मैंने अपने पति से पूछा, आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी है? राकेश ने कहा, क्या बताऊं सुषमा, घर के हालात ही ऐसे नहीं थे। तुमको शायद ये मालूम ना हो कि इस घर में सिवाय पिताजी के और कोई नहीं कमाता है। हालांकि मेरे 2 जवान जवान भाई हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल ही बेकार है। पिताजी की कपड़ों की दुकान है, वो अकेले पड़ गए थे, इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। अब मैं उनसे क्या कह सकती थी? मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं हुई थी कि मुझे इन सब बातों की समझ होती, लेकिन हम सहेलियां मिलकर तरह तरह की बातें करते थे। खास तौर पर शादी के बारे में। हमारे सपने अलग किस्म के होते थे। हम सोचते थे कि एक बड़ा सा घर होगा जिसमें हम अपने पति के साथ राज करेंगे, हर तरह का आराम होगा। लेकिन ये कल्पना ही मर चुकी थी। कैसा घर और कहाँ का राज, ना जाने किस दिल से हमें एक कमरा दिया गया था। उसमें भी दिन के वक्त मेरी दोनों नंदें कब्जा किए रहती थी और मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी। घर में हर वक्त एक शोर सा होता रहता और यही शोर आहिस्ता आहिस्ता मेरे वजूद का हिस्सा बनता जा रहा था। एक दिन उस घर में बहुत ही भयानक शोर हुआ। राकेश के दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को चीख चीख कर गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। मैंने इस किस्म की लड़ाई पहले नहीं देखी थी। हमारे घर में ये सब नहीं होता था। मेरे माता और पिता दोनों बहुत सुलझे हुए थे। मैं दोनों भाइयों की लड़ाई से बहुत डर गई थी। राकेश उस वक्त काम पर गए हुए थे। रात को जब मैंने राकेश को बताया तो उन्होंने कहा, ये तो आम सी बात है, इस घर में ये सब तो होता ही रहता है। अब उनका मिजाज ही यही है, क्या किया जाए, तुम देख लेना, 2-4 दिनों के बाद दोनों फिर से मिल जाएंगे। राकेश की बात सही थी। वो दोनों भाई फिर से एक दूसरे के साथ मिल गए। उस दिन के बाद से तो उस घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। बहनों और भाइयों के बीच खूब लड़ाई होती थी।
मेरे सास और ससुर के बीच भी लड़ाई होती रहती थी। वो लोग एक दूसरे के बारे में गंदी गंदी बात करते थे, एक दूसरे के चरित्र पर लालछन लगाते थे और फिर एक दूसरे के साथ घुल-मिल कर रहने लगते थे। मैं सोचने लगती कि हे भगवान, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? मैं किस घर में आकर फंस गई हूँ? ये कैसे लोग हैं जिन्हें एक दूसरे का लिहाज ही नहीं है? एक दिन मैंने राकेश से अपने सपने के बारे में बताया। मैंने कहा, आपने दुकान संभाल ली है, अब आप चाहें तो खुद 4 पैसे कमा सकते हैं, तो क्यों ना हम कोई और मकान किराए पर ले लें? ये घर मुझे अच्छा नहीं लगता। आप तो देख ही रहे हैं कि ये घर हमें छोटा पड़ रहा है। हमें इसी मोहल्ले में कम किराए पर दूसरा मकान मिल सकता है। ना जाने मेरी इस बात में ऐसी कौन सी खराबी थी कि राकेश की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कहा, खबरदार, जो आइंदा इस किस्म की कोई बात की, मैं अपने घरवालों को नहीं छोड़ सकता और ना ही उनसे अलग हो सकता हूँ। मैंने जब राकेश का ये मूड देखा तो उसके बाद से इस बारे में उनसे कोई बात ही नहीं की। उस घर की हालत में बेहतरी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, परेशानियां ही परेशानियां थी। कपड़ों की छोटी सी दुकान इतने लोगों का पेट नहीं पाल सकती थी और राकेश के दोनों भाई कोई काम करने का नाम नहीं लेते थे। वो दोनों दिन चढ़े तक सोते रहते थे, 10-11 बजे उठते, नाश्ता करते और फिर घर से बाहर चले जाते। यही हाल राकेश की दोनों बहनों का था। वो दोनों भी बहुत काहिल और कामचोर थी। सारा काम मैं किया करती थी। मैं सुबह 6 बजे उठकर मशीन की तरह घर के कामों में लग जाती और जब रात को बिस्तर पर लेटती थी तो उस वक्त मेरा जोर जोर दर्द कर रहा होता। ये सारी परेशानियां अपनी जगह थी, लेकिन मुझे राकेश के बर्ताव से दुख होता था। मैं जब शिकायत करती तो वो हंसकर टाल देते या फिर मुझे गुस्सा दिखाने लगते। एक दिन मेरे पड़ोस से एक औरत मुझसे मिलने आई। वो मुझसे नहीं बल्कि मेरी सास से मिलने आई थी, लेकिन उस वक्त मेरे पूरे घरवाले मोहल्ले के एक घर में दावत में गए हुए थे। मुझ में जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत थकी हुई थी, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था, इसीलिए मैं नहीं गई थी और उस औरत को मुझसे बातें करने का मौका मिल गया। उसने कहा, मैं तो तुम्हारी हालत देखकर कुढ़ती रहती हूँ, भगवान जाने तुम्हारी शादी इस घर में किस तरह हो गई। मैं तो इन लोगों को बरसों से जानती हूँ। ये लोग इस काबिल भी नहीं है कि घर को जमा कर रख सकें। इतने बरस हो गए उन्होंने सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ नहीं किया है। मैंने ऊपर के दिल से मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं मौसी। वैसे उस वक्त मेरा दिल रो रहा था। वो औरत जो कुछ कह रही थी वो बिल्कुल सही था। मैंने कहा, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। उन लोगों का मिजाज ऐसा इसलिए है कि अभी पैसों की तंगी है, इसलिए चिड़चिड़े हो रहे हैं, लेकिन कपड़ों की दुकान चल गई तो उनका बर्ताव भी ठीक हो जाएगा। उस औरत ने कहा, कैसी दुकान, किसके कपड़े? दुकान चलने से मालिक का फायदा होगा, नौकरों का क्या भला होगा? मैंने कहा, क्या मतलब, कैसी बात कर रही हो मौसी? यही लोग तो मालिक हैं। मौसी ने कहा, तुम्हें कुछ पता नहीं है, दोनों बाप बेटे कपड़ों की दुकान में काम करते हैं। तुम्हें किसने कह दिया कि मालिक है? मैं यह सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। इन लोगों ने अब तक ये बात मुझसे छुपा के रखी थी। मैंने उस औरत को झुठलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने यकीन दिला दिया था। उसने कहा, मैं तो कहती हूँ सुषमा कि तुम अपना कोई बंदोबस्त कर लो। क्या मतलब है मौसी तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि तुम कोई हुनर वगैरह सीख लो। ये एक निकम्मा और नाकारा खानदान है। देख लेना, दोनों बाप बेटे भी किसी दिन काम धंधा छोड़कर घर बैठ जाएंगे। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि मैंने तुमसे क्या कहा था। अभी हो सकता है कि मेरी ये बातें तुम्हारी समझ में ना आ रही हो। वो औरत तो अपनी बातें करके चली गई, लेकिन मेरे पूरे वजूद में एक आग सी लग गई। हजारों तरह के वसवसे और अंदेशे सर उठाए मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे। अगर वाकई ऐसा ही था तो फिर बुरा दिन बहुत ही जल्द आने वाला था। राकेश के दोनों भाइयों के हालात तो मैं देख ही रही थी। बहनें भी इसी मिजाज की थी और जब से मैं ब्याह कर आई थी मेरी सास को भी फुर्सत मिल गई थी। वो दिन भर इधर से उधर घूमते रहती या फिर घर में आराम से बैठी रहती और मुझ पर हुक्म चलाती। मैं अकेले काम में लगी रहती। पहले मैंने सोचा कि कपड़ों की दुकान के बारे में राकेश से जरूर पूछूंगी, देखूं तो वो क्या कहते हैं। फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि वो मेरी बात सुनकर तूफान खड़ा कर देते, इसीलिए मैंने सोचा कि अपने तौर पर खुद ही मालूमात हासिल करूंगी। मैंने उस रात राकेश से कोई बात नहीं की थी।
लेकिन दूसरे दिन मैंने अपनी सास से ये कहकर इजाजत ले ली कि मैं कुछ देर के लिए अपनी एक सहेली के पास जा रही हूँ। उन्होंने नाक तो चढ़ाई लेकिन इजाजत भी दे दी। सोचा होगा कि बेचारी दिन भर घर ही में रहती है, कहीं जाती भी नहीं है। मैं सीधी बस पकड़कर उस मार्केट में आ गई जहां राकेश और उसके पिता के कपड़ों की दुकान थी। उस दुकान का पता मैं जानती थी। राकेश शादी के पहले हफ्ते मुझे दुकान दिखाने लाए थे। मैं कुछ दूर खड़ी होकर दोनों बाप बेटे को देखती रही और ये बात सामने आ गई कि वाकई वो दोनों दुकान के नौकर हैं। उनसे काम लेने वाला मालिक कोई और था जो उन दोनों पर हुक्म चला रहा था। ऐसी बातों का पता तो फौरन ही चल जाता है। ये सब देखकर मेरा दिल टूट कर रह गया था। अगर कोई सपने भी बन रहे थे तो वो भी टूट चुके थे। मैं बहुत उदास होकर वापस हुई थी। उस औरत की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी, जिसने कहा था कि मैं कोई हुनर सीख लूं, आने वाले बुरे दिनों के लिए तैयारी कर लूं। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मेरी पढ़ाई भी तो अधूरी ही रह गई थी। उस रात मैंने राकेश से कहा, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। मैंने कभी आपसे कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन आज मांग रही हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आप ये ना समझे कि मैं स्कूल वगैरह में दाखिले की बात कर रही हूँ। वो तो हो ही नहीं सकता। मुझे घर पर ही पढ़ना है। आप मेरे लिए किताबें ले आइए। मैं अपने तौर पर 9वीं और मैट्रिक की तैयारी करूंगी। राकेश ने कहा, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा, शिक्षा का हमेशा फायदा होता है। कभी ना कभी हम सबके काम आ ही जाएगी। ना जाने वो कौन सी घड़ी थी कि राकेश ने मुझे इजाजत दे दी। मैंने उस वक्त कुछ किताबों के नाम लिखकर उनको दे दिए और राकेश ने किताबें लाने का वादा कर लिया। घरवालों को जब मेरे इस इरादे का पता चला तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। तरह तरह की बातें मुझे सुनाई गई, लेकिन मैं अपने फैसले पर डटी रही। राकेश ने किताबें लाकर दे दी थी। मैं अपने तौर पर तैयारियां करती रही। इसके साथ ही मैंने मोहल्ले के एक घर में जाकर सिलाई और कटिंग वगैरह भी सीखना शुरू कर दिया था। ना जाने उन लोगों का कैसा मिजाज था। मेरी दोनों नंदों ने मुझे इस बात पर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो कहती, भाभी तुम क्या चाहती हो कि मोहल्ले वाले तुम्हारी तारीफ करें और हमें बुरा भला कहा जाए? मैं कहती, कैसी बात करती हो? मैं ऐसा क्यों चाहने लगी? तो फिर ये सब क्या है? ये पढ़ाई और ये सिलाई सीखना सिर्फ इसलिए न कि मोहल्ले वाले ये कहें कि देखो सुषमा कितनी मेहनती और सुघड़ है और इसकी नंदे कामचोर और काहिल है। मैं हैरत से उन दोनों की तरफ देखती रह गई। कैसी जहनियत थी उन दोनों की। न जाने उनकी माँ उन्हें क्या बनाकर रखना चाहती थी। उन्हें ये भी एहसास नहीं था कि जब ये लड़कियां शादी होकर दूसरे घर जाएंगी तो वहाँ क्या करेंगी। खैर मेरा क्या था, मुझे तो अपने आप को देखना था और उस आने वाले वजूद के लिए सोचना था जो मेरी कोख में परवरिश पा रहा था। मैंने पढ़ाई भी जारी रखी और सिलाई भी सीखती रही। इस दौरान घर की हालत बिगड़ती चली गई। राकेश के दोनों भाई अब छोटे मोटे जुर्म भी करने लगे थे। आए दिन के हंगामे, मारपीट, पुलिस का आना जाना और ना जाने इस घर में क्या क्या होता रहा। एक बार दोनों ने कपड़े की उस दुकान में चोरी कर ली जहां राकेश और मेरे ससुर काम करते थे। मालिक बहुत सख्त था। उसने किसी का लिहाज नहीं किया और उन दोनों को पकड़वा दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसने राकेश और मेरे ससुर को भी काम से हटा दिया। अब राकेश किस मुंह से कह सकते थे कि वो दुकान इन्हीं लोगों की है? लेकिन बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा ये थी कि दोनों बाप बेटे को जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। दोनों इस तरह आराम से थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हीं दिनों मुझे एक बेटा पैदा हुआ। मेरा खर्च, घर का खर्च, अजीब परेशानी के दिन थे। और कमाल ये हुआ कि उस नौकरी के चले जाने के बाद दोनों बाप बेटे भी घर के होकर रह गए। उस औरत की एक एक बात सही साबित हो रही थी। उसने मुझे खबरदार किया था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये दोनों भी काम धंधा छोड़कर घर में बैठ जाएंगे, और ऐसा ही हो रहा था। ना जाने ये लोग किस मिट्टी के बने हुए थे। इन पर किसी बात का असर नहीं होता था। दिन भर एक दूसरे को गालियां देना, लड़ना झगड़ना, बस यही होता रहता था। एक दिन मेरी सास बहुत छोटा सा मुंह बनाकर मेरे सामने आकर बैठ गई और मुझसे कहा, बेटी तू तो जानती है इस घर का क्या हाल है। किसी की भी नौकरी नहीं है। 2 बेटे जेल में हैं। राकेश की नौकरी भी खत्म हो गई है। बाप किसी काम के काबिल नहीं रहा। मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ। अब तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं रहा। कैसे गुजारा होगा? मैंने कहा, बताओ माँ, फिर मैं क्या कर सकती हूँ? बेटी तूने सिलाई का हुनर सीख लिया है, बड़ी सफाई है तेरे हाथ में।
अगर तू कहे तो मैं मोहल्ले से कपड़े ला दिया करूं। तेरे बेटे सुनील को हम लोग संभाल लिया करेंगे, तू उसकी चिंता मत कर। मैं मुस्कुरा दी, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। ये कैसे मुर्दा ज़मीर के लोग थे जो मेरी कमाई पर जिंदगी गुजारने का मंसूबा बना रहे थे। कमाल ये था कि मेरी सास अपनी बेटियों से काम नहीं कराना चाहती थी, बल्कि मेहनत मजदूरी के लिए उसे अपनी बहू नजर आई थी। उस वक्त मैं खामोश नहीं रह सकी। मैंने अपनी सास से एक कड़वी बात कह दी, ठीक है माँ, तुम मुझे काम ला दिया करो। मैंने इसी दिन के लिए सिलाई सीखी है, क्योंकि इस घर में आते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि इस घर के लक्षण कैसे हैं। यहाँ कोई भी काम करना नहीं चाहता, सिर्फ बैठकर खाना चाहते हैं। ठीक है, एक मैं ही सही, मैं कमाई किया करूंगी। सास पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो लोग बेगैरत और बेहिस हो चुके थे। अब मेरी सास और नंदों का ये मामूल हो गया था कि मोहल्ले भर से सिलाई के आर्डर लाया करती और मैं दिन भर सिलाई करती रहती, और जो पैसे मिलते इससे घर में दाल रोटी आ जाती। बस यही जिंदगी थी। मैं राकेश की तरफ शिकायत भरी नजरों से देखा करती, लेकिन वो खुद ही बेहिस हो चुके थे। उन पर क्या असर होता? इंतहा ये थी कि राकेश और मेरे ससुर का जेब खर्च भी मुझे ही देना पड़ता था। मैं इंसान नहीं थी, एक मशीन थी। न जाने क्यों हमारे माता पिता बेटी की विदाई के वक्त बेटियों से कहा करते हैं कि डोली में जाओ और अपने घर से अर्थी में निकलना। मायके को भूल ही जाओ, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है। चाहे बेटी के साथ कुछ भी होता रहे, कभी ये नहीं कहते कि बेटा अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका मत देना। लेकिन जब तुम पर जुल्म होने लगे, तुम्हारा हक मारा जाने लगे, तुम ये महसूस करो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, तो उस वक्त खामोश मत रहना, अपने हक के लिए लड़ जाना, एक हंगामा खड़ा कर देना, चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता देना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ऐसी नसीहत कोई माँ बाप नहीं करते। सारी नसीहत बेटियों को मजलूम से मजलूम तर बनाने के लिए होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खुशनसीबी जिनके साथ साथ चलती है, वो जहाँ भी जाएं, जिस माहौल में भी रहें, इन्हें सर आंखों पर रखा जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बदनसीबी पैदाइश के दिन से ही इनके साथ कर दी जाती है कि जिंदगी भर मेहनत मशक्कत की चक्की में पिसते रहो, अपने आप को तबाह कर लो, ये एहसास ही खत्म कर दो कि तुम इंसान हो। मैं भी उन्हीं बदनसीब लोगों में से एक थी। एक दिन मैं सिलाई में मसरूफ थी कि सुनील के रोने की आवाज आई। वो दूसरे कमरे में था। राकेश मेरे सामने बैठे थे, जबकि सास और नंदे हमेशा की तरह कहीं बाहर गई हुई थी। मैंने राकेश से कहा कि वो जरा जाकर सुनील को देख ले, वो क्यों रो रहा है। उस वक्त सुनील सिर्फ 1 बरस का था। राकेश ने कहा, ये बच्चे मुझसे नहीं संभलते, तुम ही जाकर देख लो। आप देख रहे हैं कि मैं सिलाई कर रही हूँ, मुझे ये कपड़ा शाम तक तैयार करके देना है। ठीक है, मैं सुनील को देख लेती हूँ, आप आकर सिलाई कर दो। बस इतना कहना मेरे लिए अज़ाब बन गया। उस दिन जो हुआ उसे मैं कभी भुला नहीं सकती। राकेश पागलों की तरह मुझ पर झपट पड़े, मुझे मारने लगे और गंदी गंदी गालियां दी और कहा, 2 दिन से सिलाई करके पैसे क्या कमाने लगी है कि हम सब पर एहसान करने लगी है, हमको अपनी धौंस में रखना चाहती है, हुक्म चलाने लगी है मुझ पर। मैं बहुत सहम गई और डरते हुए कहा, मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की, मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। राकेश ने इस बात पर मुझे और मारा। जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। मैं पथराई हुई आंखों से उनकी तरफ देखती रह गई। मुझे मार का एहसास या तकलीफ नहीं हो रही थी, सिर्फ इस बात का दुख हो रहा था कि जिस पति के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। चोट मेरे जिस्म पर नहीं बल्कि मेरे दिल पर लगी थी। अपनी तौहीन के एहसास ने मुझे गुम कर दिया था। उसके बाद मैं खामोश होकर रह गई। किसी मशीन को शोर करने और ऐतराज करने का हक नहीं होता, उसका काम सिर्फ अपना फर्ज अदा करना होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और मैं भी अपने माँ बाप की हिदायत के मुताबिक अपना फर्ज निभा रही थी। मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती थी और सिर्फ काम करती रहती। माँ बाप के घर मुझे दोपहर के वक्त सोने की आदत थी, और अब दोपहर तो बहुत दूर की बात है, रात की नींद भी उड़कर रह गई थी। मेरे अंदर हर वक्त एक शोर होता रहता था, घी खत्म हो गया है, आटा नहीं है, लाओ सुषमा सब्जी के पैसे दे दो, ये लो सिलाई के लिए कुछ और कपड़े आ गए हैं। इस किस्म की आवाजें आती रहती थी और इन आवाजों के बीच मैं अपने आप को बसर कर रही थी। फिर दोनों नंदों के रिश्ते आ गए। ये एक अलग कहानी है कि किस तरह उनकी शादियां हुई। बहरहाल वो दोनों अपने घर चली गई।
मैंने इस सिलसिले में बहुत कुछ किया। ये कोई एहसान की बात नहीं है, बल्कि मुझे तो ये सब करना ही था। एक मशीन को जिस अंदाज से फेड किया जाए वही करती है। मैं भी मशीन की तरह अपना काम कर रही थी। दोनों नंदों के जाने के बाद मेरे दोनों देवर जेल से छूटकर वापस आ गए। वो अभी तक नहीं बदले थे, बल्कि अब उनके तेवर इतने खतरनाक हो गए थे कि खुद राकेश और मेरे ससुर भी उनसे डर के रहने लगे थे। उन्होंने घर में आते ही जबरदस्ती अपना हक मांगना शुरू कर दिया और फिर मैंने उन्हें भी खर्च देना शुरू कर दिया। लेकिन कब तक ये जिंदगी इस तरह से कब तक चलती रहती? एक दिन मुझे पता चला कि राकेश मोहल्ले की एक औरत से इश्क कर रहे हैं। वो एक सब्जी फरोश की पत्नी थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और राकेश उसकी खातिरदारी में लगे हुए थे। वो उसके घर भी जाया करते थे और जो पैसे मैं दिया करती वो पैसे उस औरत पर खर्च करते थे। मैंने अब तक सारे जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन ये जुल्म ऐसा नहीं था कि मैं खामोश होकर बैठ जाती। मैंने एक हंगामा खड़ा कर दिया, जो मेरा हक था। मैंने राकेश से कहा, अगर आपको इश्क ही करना है तो अपने पैसों से करें। आप कैसे मर्द हो जो अपनी पत्नी की कमाई पर ऐश कर रहे हो? लानत है आप जैसे मर्द पर। मेरी इस कड़वी बात का जो होना था वो होकर रहा। राकेश ने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैं अपने तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला कर ही चुकी थी। इसलिए दूसरी सुबह मैंने सुनील को साथ लिया और अपने घर आ गई। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं ससुराल की ज्यादतियों से तंग आकर अपने घर आई थी। मैंने अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं बहुत जुल्म बर्दाश्त कर चुकी हूँ और ना ही मैं ये सुनना चाहती हूँ कि औरत की इज्जत उसके ससुराल में है। इस किस्म की बातें बहुत हो गई। भगवान के लिए मुझे मजबूर मत करना, वरना मैं इस घर से भी चली जाऊंगी और तुम लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी आ गई है। मैं मेहनत मजदूरी कर सकती हूँ। घर वालों ने वापस भेजने की बात तो नहीं की, लेकिन मैं एक बार फिर मेहनत की चक्की में पिसने लगी। क्या जिंदगी थी मेरी भी, ना वहाँ चैन ना यहाँ सुकून, सिर्फ मेहनत और मेहनत। यहाँ भी गरीबी ही थी। जो करती थी मैं ही करती थी। मेरे पिता का तो देहांत हो चुका था। दोनों भाई शादी करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। घर में माँ थी और दो बहनें थी। अब तक दोनों भाई कुछ न कुछ दे दिया करते थे, लेकिन मेरे आने के बाद उन्होंने हाथ खींच लिए। जब घर में एक मशीन आ गई थी तो फिर उन्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी? एक बार राकेश भी हमारे घर अपनी माँ के साथ आए। वो मुझे वापस ले जाने आए थे। मेरे चले जाने के बाद उस घर का हुक्का पानी बंद हो गया था। वो सब गरीबी और मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे थे। इसीलिए राकेश ने मुझसे माफी मांगी और वो उस औरत से अपने ताल्लुकात पर भी शर्मिंदा हो रहे थे। लेकिन उस वक्त मैं वापस जाने के मूड में नहीं थी। मैंने उनसे कह दिया था कि अभी मैं कोई फैसला नहीं कर सकती, जब सोचूंगी तो शायद वापस आ जाऊं। वो लोग बहुत रो धोकर वापस गए थे। एक दिन मैं घर में थी कि आकाश मुझसे मिलने चला आया। आकाश उसी मोहल्ले का एक लड़का था। वो मेरे साथ ही खेला करता था, बल्कि हम दूर के रिश्तेदार भी थे। मेरे दिल में उसके लिए बहुत से नर्म जज्बे थे, लेकिन इन जज्बात को मैं कभी आकाश को बता ही नहीं पाई। खेलकूद वाली जिंदगी थी, इस बात का एहसास ही कहाँ था कि मैं अचानक किसी और की हो जाऊंगी और आकाश खाली खाली नजरों से मुझे देखता रह जाएगा। मुझे अपनी विदाई का मंजर अच्छी तरह याद था। राकेश के साथ गाड़ी में बैठते वक्त मैंने आकाश को देखा था। वो एक तरफ खड़ा बड़ी हसरत से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू मुझे साफ नजर आ रहे थे। शादी के बाद मुझे भी बहुत दुख हुआ था। मुझे आकाश की बहुत याद आती थी। फिर वक्त और ससुराल के माहौल में सब कुछ भुला दिया। मैं जब अपने आप ही को भूल गई थी तो किसी और को किस तरह याद रखती। अब इतने दिनों के बाद जब आकाश सामने आया तो बहुत सी बातें याद आ गई। पूरा बचपन नजरों के सामने घूम गया था। मैंने उसे अंदर बिठाया। आकाश ने मुझसे कहा, एक अरसे बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे हालात के बारे में बताया था। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जिंदगी तो इसी धूप छाव का नाम है, बल्कि ये कहना चाहिए कि मेरे लिए सिर्फ धूप ही धूप है। अब जिसका नसीब ही ऐसा हो, इसके लिए कौन क्या कर सकता है। किसी न किसी तरह गुजर रही है और गुजर ही जाएगी। आकाश बहुत देर तक बैठा रहा। हमने बचपन की बहुत सारी बातें की। उसने भी शादी कर ली थी। उसके 2 बच्चे थे और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी बातों से मुझे एक नया हौसला मिला था। जब मैंने उसे अपने ससुराल वापस ना जाने के फैसले से आगाह किया तो वो नाराज हो गया
और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी वाकई सच्चा दोस्त है। उसने कहा, देखो तुम्हारी किस्मत में जो कुछ लिख दिया गया है, तुम उसको बदल नहीं सकती, चाहे कहीं भी रहो। इसलिए ये बदनामी क्यों मोल ले रही हो कि तुमने अपने पति को छोड़ दिया, जब तुम्हें यहाँ भी सब कुछ करना है और वहाँ भी करना है, तो बेहतर यही है कि वहीं रहो। इस तरह तुम्हारे बेटे को कम से कम बाप का प्यार तो मिलता रहेगा, वरना ये मानसिक तौर पर तबाह होकर रह जाएगा। आकाश की बातें सही थी। उसने ये नहीं कहा था कि मैं अपने पति को छोड़ दूं, वो मेरा साथ देगा, मुझे सहारा देगा, मुझसे शादी कर लेगा। उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। उसने वही कहा जो एक सच्चे दोस्त को कहना चाहिए था, और मैंने भी उसकी बात मान ली। कुछ दिनों के बाद मैं ससुराल वापस आ गई। यहाँ मुझे सर आंखों पर बिठाया गया, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें मेरी जात से थी। घर आते ही मैं फिर मेहनत की चक्की में मसरूफ हो गई। काम काम और सिर्फ काम, मेरी जिंदगी बस यही थी। मैंने अपनी तकदीर से समझौता कर लिया था। वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। होता भी यही है, खुशियों भरे वक्त पर लगाकर उड़ जाते हैं और दुखों के दिन बहुत धीमे धीमे गुजरते हैं। मेरे लिए तो सारे दिन धीमे धीमे थे। मेरे दोनों देवर घर छोड़कर चले गए। मेरी सास और ससुर का देहांत हो गया। राकेश इसी तरह बेकार पड़े रहे और मैं काम करती चली गई, क्योंकि मुझे यही करना था। बहुत दिनों बाद राकेश ऐसे बीमार हुए कि बिस्तर पर लेट गए। रीढ़ की हड्डी में कोई खराबी हो गई थी। काम तो वो पहले भी नहीं करते थे, अब हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गए, जिनकी देखभाल और इलाज की जिम्मेदारी भी मेरी थी। क्या नसीब है मेरे। सुनील बड़ा हो चुका था और वो भी मेरी परेशानियों की वजह बना हुआ था। उसने मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ा। उसकी आदतें अपने बाप और पूरे खानदान जैसी थी। मैंने इसको भी कबूल कर लिया। राकेश की मौत के बाद मुझे सुनील को खर्चे के पैसे देने पड़ते थे। वही सिलसिला, वही जिंदगी और वही मैं। एक बार सुनील ने मुझसे कहा, माँ मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा। हाँ माँ, पड़ोस के गुप्ता साहब की बेटी सीमा से। मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो भी अपने मिजाज में मेरी दोनों नंदों और मेरी पूरी ससुराल से किसी तरह कम नहीं थी। मैंने सुनील से कहा, लेकिन बेटा ये तो सोचो कि तुम अभी कुछ काम नहीं कर रहे हो, फिर एक पत्नी का खर्च किस तरह बर्दाश्त करोगे। सुनील ने गुस्से से कहा, ये क्या बात हुई माँ, तुमने जिंदगी भर अपने मायके वालों को, अपने ससुराल वालों को खिलाया है, उनके लिए मेहनत करती रही हो, तो क्या अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर सकती। और पिताजी के मरने के बाद तो ये मकान वैसे भी मेरा हो गया है, और तुम्हारा क्या है माँ, तुम तो बूढ़ी हो गई हो। मेरे अंदर एक बहुत जबरदस्त टूट-फूट सी मच गई। क्या मैंने ये सब सुनने के लिए अपने आप को इतना थका दिया था। 14 बरस की उम्र से लेकर आज तक जबर और मेहनत का तमाशा बनी रही थी, और अब अपनी ही औलाद से ये सब कुछ सुनने को मिल रहा था। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है बेटा, मैं तेरी शादी के लिए तैयार हूँ। बुला ले अपनी पत्नी को भी। जहाँ दिन भर में 5 कपड़े सीती हूँ, वहाँ 5 और सही, क्या फर्क पड़ता है, जब तकदीर ही में यही लिखा है। तो क्या बाप, क्या पति और क्या औलाद, सब एक जैसे हैं। एक ही चेहरा, एक ही अंदाज और एक ही फितरत। और अब मैं सिलाई के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाया करती हूँ। दोपहर के वक्त बच्चे आते हैं तो पूरा घर उनके शोर से गूंज उठता है, और मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जब इसी तरह हम स्कूल में शोर मचा मचा कर पढ़ाई करते थे। एक दिन मैं बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ थी कि सुनील के कमरे का दरवाजा खुला और वो बुरा सा मुंह बनाए कमरे से बाहर आ गया और कहा, माँ ये घर में हर वक्त क्या शोर होता रहता है। मैंने कहा, बेटे बच्चे पढ़ते हैं। सुनील ने कहा, लेकिन दोपहर के वक्त सीमा आराम करती है माँ, उसको शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनील की ये बात सुनकर मैं बहुत जोर जोर से हंसने लगी। हंसती चली गई। फिर मैंने इतना शोर मचाया कि पूरा मोहल्ला जमा हो गया। मैंने भी अपने सीने में बरसों से शोर छुपा रखा था, और उस दिन उस शोर को अपने सीने की कैद से आजाद कर रही थी। मैंने एक हंगामा खड़ा कर दिया और बेहोश होकर गिर पड़ी। और अब बहुत दिनों से मैं एक पागलखाने में हूँ। लोग कहते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं पागल होती तो ये बातें मुझे कहाँ से याद रहती, और मैं अपनी कहानी किस तरह लिखती। मैंने उसी अस्पताल में अपनी कहानी लिखी है। डॉक्टरों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। वो सब मेरे हाल पर बहुत अफसोस करते हैं, और मैं उनसे ये कहती हूँ कि मेरे हाल पर अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि भगवान कुछ लोगों को कुछ कामों के लिए चुन लेता है और भगवान के फैसलों पर नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना सर झुका देना चाहिए, जिस तरह मैंने झुका दिया है।